बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है, ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शानो शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेरे साया जबर और फसाइयत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं। इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखे ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुंचाएं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से जो गुफ्तगू की, ये जनाब उसका खुलासा है। लगभग 15-16 हज़ार दफ़ा ये रीट्वीट हो गया अब तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16,000 मरतबा इमरान खान साहब का ये बयान। अभी भी बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो ये ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और बड़ा ट्विटर हैंडल है। यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल होती हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें और इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें तो पूरी दुनिया तक ये मालूमात ज़्यादा जाती हैं। लोग पढ़ते तो मिलियंस के अंदर है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। यानी अगर यहाँ पे आप देखें कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया तो 21,000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 16,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और इसके ऊपर 2,200 जो है वो कमेंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के ट्विटर को फॉलो करते हैं। अब तो इसको एक्स कहते हैं। जबकि इमरान खान साहब का ये जो इसकी रीच गई है वो लगभग 8.5 लाख तक जा चुकी है। तो इतनी सर्कुलेशन तो पाकिस्तान के सारे मीडिया की मिला के नहीं बनती। जितना भी प्रिंट मीडिया है उस सारे को आप इकट्ठा भी कर लें तब भी। नादरीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी तशवीशनाक खबर है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और ये शाकिर महमूद ऐवान साहब ने भी बताया, सनम जावेद ने भी बताया, कुछ और लोग काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत इंतहाई नासाज है। उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें जो है वोमिटिंग हो रही है, बुखार है, मैदे की सख्त तकलीफ है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो बीमार थी। उन्हें सांस का प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ मौजूद है और जेल में उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिली। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी कि एक मौका पर जब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी तो जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ऑक्सीजन नहीं मिली,
जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। ये वही डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी की थी, उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था इलाज करवाने के लिए। जब मियाँ साहब ने कहा था उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान जा सकती है, अदालत ने भी कहा कौन जिम्मेदार होगा, तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने मियाँ साहब को तमाम सहूलियात फराहम की, अस्पतालों में उनकी फैमिली को सहूलियात फराहम की, अस्पतालों का सारा निज़ाम उनके ताबे कर दिया। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाकर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया, और बाहर जाते ही मियाँ साहब के प्लेटलेट्स ठीक हो गए। वो हमने चैलेंज किया हुआ, मियाँ साहब ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया था। अब नाजरीन, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वही खातून है, लेकिन उसी नवाज शरीफ को इन्होंने शिकस्त दी इलेक्शन में, और वही नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो आका हैं वो इन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की सूबे में हुकूमत है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ क्या हो रहा है ये आप सबके सामने है। तो शरीफ खानदान जो है ये किसी का भी सगा नहीं है, ये सिर्फ अपने मुफाद के हैं। इनके साथ आप नेकी भी करेंगे तो ये क्या करेंगे वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने अपने जो बयान में कहा कि सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। इससे पहले इमरान खान साहब खुद फाइनल करते रहे टिकटें। अभी शेख वकास अकरम साहब ने नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा, वसीम बदामी साहब से वो बात कर रहे थे, तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि मिर्जा अफरीदी का टिकट पहले भी इमरान खान ने फाइनल किया था, अब भी इमरान खान ने फाइनल किया है। तो जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं वो इमरान खान के फैसले पे तनकीद कर रहे हैं। तो देखें, अगर सरमायादार को टिकट इमरान खान साहब देंगे और ये बताएंगे कि वो इनकलाब ला रहे हैं इसके जरिए से, तो ये तो फिर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अगर मिर्जा अफरीदी जो है ये अपने पैसे की बलबूते के ऊपर काबिल कबूल बन गया, जिसने बहुत इंजॉय किया वो टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही थी, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मीडिया को, शायरों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, सबको मार पड़ रही थी, आम आदमियों को, औरतों को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्जा अफरीदी और कुछ और लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर मिर्जा अफरीदी ने उनके लिए ये गुंजाइश निकल गई है, तो असद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फरूक हबीब, महमूद खान, अंदलीब और मुराद राज, बहुत सारे दर्जनों और लोग हैं, बेशुमार हैं, तो इन सब के लिए भी गुंजाइश निकल जानी चाहिए फिर तो। या सिर्फ उसी के लिए गुंजाइश निकलेगी जिसके पास पैसा ज्यादा है या जो चंदा ज्यादा दे सकता है? तो ये तो इमरान खान के खाते डाल दिया। शेख वकास अकरम साहब ने क्लियरली कह दिया कि पहले भी मिर्जा अफरीदी को इमरान खान ने फाइनल किया था और अब भी इमरान खान ने फाइनल किया। वैसे इमरान खान साहब ने जेल में बहुत सारे लोगों को वादा कर लिया था सेनेटर बनाने का, लेकिन हुआ ये कि पीटीए की सीटें कम रह गई, मखसूस नशिस्तें भी चली गई, उससे भी 2 सेनेटर इनके कम हो गए। तो जब सेनेटर्स की तादाद कम होती चली गई, तो ऐसी सूरत में यानी एक आधा सेनेटर ज्यादा अपोजिशन को, इनको तो 9-10 सेनेटर इनको मिल रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उतने ही लोगों से वादा कर लिया था, अब वादा ज्यादा से कर लिया, सीटें कम रह गई हैं। वो बेचारे ये कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को फ्री हैंड था और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो बंधे हुए थे, तो वही कुछ आज हो रहा है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वो इस तरह के आपको कहानियां और ऐसे चूरन आपको बेचते हैं। लेकिन हकायक ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगभग सारे ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए थे। अगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते या हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2 नंबरी करते, तो इमरान खान साहब वो ज़िमनी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुए। नॉर्मली वहाँ पे हुकूमतें जीत जाती हैं, लेकिन अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से इस इलेक्शन में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो मरियम नवाज और बिलावल देखें कैसे कुल्ले फिर रहे थे। वहाँ पे फैंसी ड्रेस शो चल रहा था, फुल इंजॉयमेंट चल रही थी, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, ये जो सहाफ़ी, दानिश्वर या टाउट्स, ये जो लोग भी इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि जनाब जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ हुआ वही आज पीटीआई के साथ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में, ये आपको धोखा दे रहे हैं और ये मुनाफकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। कम से कम कंपेन करने की इजाज़त थी, जाने आने की इजाज़त थी, रास्ते खुले हुए थे, वो अपनी तकरीर कर सकते थे, अपने झंडे उठा सकते थे, वो अपना काम कर सकते थे। जो उनकी पॉलिटिक्स है उन्होंने अपने मुताबिक की। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को उन सारी चीज़ों की भी इजाज़त नहीं है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे और वो अगर असरअंदाज होते तो उन ज़िमनी इंतखाबात को जीतना किसी भी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आजकल आप देख भी रहे हैं कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद मौजूदा हुक्मरान अपने ज़िमनी इंतखाबात में कैसे फार्म 47 हासिल कर लेते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बोलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी जो पंजाब पुलिस तैनात की गई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, इससे मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
वो ये सोचने पे मजबूर है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है और हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। लोग सवालात उठा रहे हैं। फिर वफाकी वुज़रा, एमएनए, सेनेटर्स वो वहाँ कंपेन्स चला रहे हैं, वहाँ पे एनओसीज जारी किए जा रहे हैं, जो एडिशनल आरओज हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील की जा रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इसके बारे में बातें की और लोग भी कर रहे हैं अब कि वोटर लिस्टें तो तब्दील होती नहीं है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं? तो आज पूरे पाकिस्तान में आप जिससे मर्जी पूछ लें, गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दो जमातों के लिए ग्राउंड बनाई है, नवाज शरीफ और जरदारी। इन दोनों की पार्टियों को मौका दिया इलेक्शन लड़ने का और इनके बीच में ही वो हुकूमत की बंदरबांट करने वाले हैं। आखिरी जो रुकावट है इनके रास्ते में वो वोटर है, अवाम है। उस रुकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान तक बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक उम्मीदवार है और उन्होंने, वो बेचारे बता रहे हैं जिला गदर से, वो ये बताते हैं नवाज खान नाजी, वो ये कहते हैं जनाब के पहले एक निशान दिया फिर दूसरा निशान। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और भी लोग बेचारे करते रहते हैं ऐसी शिकायतें। इससे मिलती जुलती बहुत शिकायतें इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ रही हैं। तो जनाब वो कहते हैं पहले एक इंतखाबी निशान दिया फिर तब्दील कर दिया, अब दोबारा तब्दील कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल इलेक्शन सर पे है। एक उम्मीदवार को वो इतने लंबे चौड़े दूर दराज के इलाके हैं वहां पे जाकर एक लोगों को बताना कि ये मेरा निशान है, वहां से आप अगले इलाके में चले जाते हैं। अब आप वापस जाके बार बार तो नहीं बता सकते ये मेरा निशान है। वो गरीब लोग हैं, वहां पे कंपेन भी वैसे नहीं होती, तो लोग गलत निशान के ऊपर अपना ठप्पा लगा देंगे तो वो तो एक गलती हो जाएगी। बहरहाल इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी गई हैं और ये तस्वीरें आप देखते रहें और याद रखें कि इमरान खान साहब के दौर में खुली आज़ादी थी बिलावल को और मरियम को, और इन्होंने शानदार कंपेन की थी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। कैप्टन सफदर पता नहीं किसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाते तो वो नून लीग के जलसों में है, लेकिन बदवाएं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को देते हैं। कैप्टन सफदर ने अभी एक जलसे में बदवा दी। उन्होंने कहा जी कि या अल्लाह, जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी उनकी नस्लों को तबाह कर दे जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। आमीन। मैं भी आमीन कहूँगा और मेरी पूरे पाकिस्तानियों से सबसे अपील है कि आप भी कैप्टन सफदर की इस दुआ के ऊपर आमीन कहें। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि कैप्टन सफदर एक दिन जब बैठे हो ना रायवंड में, या कभी जहाँ पे जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हों, वो वहाँ पे ये वाली दुआ करें और वहाँ पे ये कहें कि या अल्लाह, जिसने कौम का पैसा खाया वो तबाह बर्बाद हो जाए। फिर देखें कैप्टन सफदर को वहाँ पे कितने मिनट बैठने देते हैं। एक दफ़ा वहाँ पे ये दुआ करें कि या अल्लाह, उनकी नस्लें तबाह कर दें जो पाकिस्तानियों की नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर देखें कैप्टन सफदर को कैसे वो मीटिंग में से उठाते हैं। अव्वल तो मीटिंग में बैठाएंगे ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं उन्होंने बनने दी कैप्टन सफदर की, लेकिन जो उनके साथ होगा वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कैप्टन सफदर साहब अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर का गुस्सा, वो कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो निकालते रहते हैं और वो नाम लिए बगैर सच बोलते हैं जो जाकर बहुत दूर तक हिट होता है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि क्या किया। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लेते हैं। 1-1.5 साल उन्हें वहां पे हुकूमत मिली है, लगभग 1.5 साल के आसपास का टाइम मिला, क्योंकि इसका इलेक्शन बाद में हुआ था। कोरोना वायरस गुजर गया, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ। जब जीबी में इलेक्शन हुआ उसके बाद तो इमरान खान साहब 1-1.5 साल भी नहीं रहे, बहुत थोड़ा सा टाइम उनको मिला वहां पे। उसके बाद एक ऐसा वक्त शुरू हो गया जिसमें कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो गई थी, फंड रोक दिए गए थे। वजीर आला को, वहां का जो वजीर आला था खालिद खुर्शीद, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा था। लेकिन जब तक इमरान खान साहब थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला तो उसमें उन्होंने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खुलवाया, उसको अपग्रेड किया। फिर स्कर्दू और गिलगित को सियाहत का मरकज बनाया और सरमायाकारी वहां पे मुतारफ करवाई इमरान खान साहब ने। ये मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं। फिर कहते हैं बिलियन ट्री सुनामी का मरकज और माहौलियात पर वहां बहुत काम किया इमरान खान साहब के दौर में। फिर वहां पे सेहत कार्ड दिया गया जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की। फिर बादशाह डैम पर तेजी से काम किया गया और लोगों को लैंड सेटलमेंट की अदायगियां भी की गई। और ये काम रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में थे तब तक इमरान खान साहब ने किए। अब उसके बाद से लोग पता कर लेना कि मार्च 2022 के बाद से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या मिला। मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कुछ मिला। हाँ, उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक कोई तरक्की पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, कोई मंसूबा पाकिस्तान के अंदर नहीं बना। बिल्कुल जीरो कारकर्दगी है इनकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। यही शिकवा जो है वो हमारे जो लोग महरूम हैं, जिन इलाकों में महरूमियां ज्यादा हैं, वहां ये शिकवे ज्यादा किए जाते हैं। जैसे कि आज़ाद कश्मीर। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन शेड्यूल आ गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का। ये शेड्यूल मैं आपके सामने रख देता हूं।
और ये मैप भी है मेरे पास, ये नक्शा है पूरे आज़ाद कश्मीर का, ये ग्रीन कलर का। इसके उस तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है, और जहाँ श्रीनगर लिखा हुआ है वहाँ मकबूजा कश्मीर है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा आज़ाद कश्मीर का हमारे पास मौजूद है और एक बारीक पट्टी है ये सिर्फ। तो इतना ही हम ले पाए इतने सालों में। तो अब यहाँ पे आप नक्शा देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएं तो नीचे भिम्बर है, उसके बाद मीरपुर है, फिर ऊपर कोटली आ जाता है। कोटली के बाद आप मजीद ऊपर जाएं तो रावलाकोट, बाग और फिर मुजफ्फराबाद। तो इसी नक्शे के हिसाब से मैप बनाया गया है अवामी एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, जो 9 जून को होने जा रहा है, उसका शेड्यूल जारी किया गया। 9 जून को भिम्बर और मीरपुर से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। काफिले कोटली पहुंचेंगे और काफी लेट पहुंचेंगे और वहां पे फिर उनका पड़ाव होगा। 10 जून को पूरा कोटली का जो जिला है, मीरपुर डिवीजन रावलाकोट की तरफ आएंगे। ये सारे नीचे से जो बढ़ते हुए आ रहे हैं ये इकट्ठे होंगे, यहां से मजीद लोग शामिल होंगे और ये रावलाकोट की तरफ आएंगे। फिर पुंछ डिवीजन, हमारे पुंछ डिवीजन के काफिले बाग और हल्का मुजाहिदाबाद को छोड़कर रास्ते में मिलेंगे, यानी वो यहां पे आके शामिल हो जाएंगे। फिर रावलाकोट आबद, यहां पे वो ये बताते हैं, ये सरदार उमर नजीर साहब ने जारी की है ये इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं पूरा पुंछ डिवीजन के तमाम काफिले रावलाकोट पहुंचेंगे और रावलाकोट में ये सारा का सारा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लोग आकर इकट्ठे हो जाएंगे रावलाकोट में, और रावलाकोट से मीरपुर डिवीजन, पुंछ डिवीजन, ये सारे इकट्ठे होकर आगे का रुख करेंगे और एक साथ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। बाकी एरिया से जो काफिले हैं वो भी आएंगे। तो ये एक मोटी मोटी हिकमत अमली है जो आज़ाद कश्मीर में होने जा रही है। और मसला सबसे मेन यही है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि उनका हक मारा जाता है, हर मरतबा उनके ऊपर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत की जाती है। होता यह है कि 12 सीटें आज़ाद कश्मीर से बाहर पाकिस्तान में रख दी गई हैं। मुहाजिरीन के नाम पे उन सीटों पे इलेक्शन करवाया जाता है और उन सीटों पे अपने मनपसंद कठपुतलियां बिठा दी जाती हैं। उन कठपुतलियों के जरिए से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाई जाती है। यानी 12 सीटें बाहर से आ जाए ना तो 20% से 25% काम हो जाता है। बाकी अगर आप 75% हार भी जाएं आज़ाद कश्मीर में तो आप 25% सीटें लेकर भी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं। मोटी मोटी बात यह है। तो बाहर से सीटें ली जाती हैं, अंदर से धांधली की जाती है और 2 नंबरी करके हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस काबिल होती है कि अपनी हुकूमत बना ले। अब आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात से नाराज हैं। वो ये कहते हैं जी अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बननी है और आज़ाद कश्मीर के हवाले से फैसले होने हैं तो वो फैसले सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के शहरी करेंगे। हाँ, अगर आपने कोई सिंबॉलिकली कोई सीटें रखनी है तो आप इलेक्शन लड़वाएं, सीटें बनाएं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनने में या गिरने में इन बाहर वालों का वोट काउंट नहीं होना चाहिए। देखिए, वो आप मकबूजा कश्मीर के खाते में बना रहे हैं ना, तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, वो इंसानी हुकूक के ऊपर बात करें, उनको वजारतें भी इसी नौयत की दी जाएं। लेकिन बाहर से एक बंदा लाकर बिठाया जाता है और वो आज़ाद कश्मीर में पानी के मामलात, बिजली के मामलात पे बैठ जाता है, वो आकर मादनियात के मामलात पे बैठ जाता है, वसाइल के मामलात पे बैठ जाता है, दाखिला और खारजा के मामलात के ऊपर बैठ जाता है। वो बाहर से आया, उसका क्या ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर के साथ? तो ये जोर जबरदस्ती की जाती है जिसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे मेन बात है कि वो कहते हैं इन 12 सीटों को खत्म कर दें या कम से कम हमें ये कमिटमेंट दें कि ये 12 लोगों का आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने में या गिराने में कोई किरदार नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत का फैसला खुद करेंगे जैसे जमहूरियत में होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो है वो बजट तैयार हो रहा है और इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। आज मैं बात करता हूं थोड़ा आईटी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। यहां पे भी टैक्सेस लगाने का फैसला किया जा रहा है और इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके ऊपर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे उसकी आमदन के ऊपर और टैक्स को बहुत बढ़ाएंगे। मुझे पता है इनको ये करना पड़ेगा। साथ ही साथ आईटी के ऊपर ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। आईटी का शोबा पाकिस्तान का पहले ही जवाल का शिकार है। इंडिया जो है वो सैकड़ों अरब कमाता है, डॉलर्स में बता रहा हूं मैं आपको, वो इतना पैसा कमाता है आईटी के शोबे में, पूरी दुनिया से वो माल लपेट के ले जाता है। पाकिस्तान नहीं कर पाता, बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो अब ये बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगा के पाकिस्तान को इस शोबे में पीछे धकेलने वाले हैं। लेकिन लोग करेंगे क्या? आईटी वाले लड़के आजकल क्या करते हैं, जितने लड़के लड़कियां आईटी में काम कर रहे हैं वो बड़े आराम से पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में अकाउंट बना लेते हैं जहां पे टैक्सेस कम है। देखें ना, जब आप पाकिस्तान के अंदर बड़े इनसेन किस्म के, अजीबोगरीब, बहुत ह्यूज किस्म के आप टैक्सेस लगा देंगे तो पाकिस्तान में तो नौजवान इस वक्त रहना भी नहीं चाहते। जो आपने पाकिस्तान की हालत कर दी है, अमन व अमान वहां पे नहीं है, सहूलियात वहां पे नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक वहां पे नहीं है,
फिर लोगों को आपने डराया और धमकाया हुआ है, एक जेल के अंदर लगभग आपने कन्वर्ट कर दिया एक कंट्री को। तो नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, उसे घबराहट होती है पाकिस्तान में। तो अब उनके पास बड़ा आसान तरीका यह है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स बन जाते हैं पूरी दुनिया में। आप अमेरिका में बना लें, यूरोप में बना लें, गल्फ में बना लें, और बहुत सारे और ऐसे हेवन्स हैं, ऐसी जगह जहां पे नौजवान बड़े आराम से अपने अकाउंट्स बना लेते हैं ऑनलाइन। अब उनकी पेमेंट उन अकाउंटों में आती है बजाय इसके कि वो पेमेंट पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में भी वो काम करते हैं तो वीपीएन लगा के काम करते हैं, या तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो जितनी उनकी इनकम होती है, बजाय कि वो सारी इनकम पाकिस्तान में आए, वो इनकम ऐसे मुल्कों में जाती है जहां पे टैक्सेस मुनासिब हैं। अब पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के बैंकों में आएगा, पाकिस्तान में पड़ा रहेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। आप उसके ऊपर टैक्स नहीं भी लेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, कम टैक्स लेंगे फिर भी पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन अगर आप भारी भारी टैक्सेस लेंगे तो यह पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर कहीं रख लेंगे और अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान में मंगा लिया करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? और इसी वजह से हुंडी का कारोबार जो है वो तरक्की पाता है। बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में हुंडियां कर करके मंगाते हैं, वो टैक्स बचाते हैं अपना। तो पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ना कैसे है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सादा सादा आप समझ लें फौजी टाइप का फॉर्मूला है कि जनाब लोगों को दबाओ, लोगों से टैक्सेस निकालो, लोगों को डंडे मारो, लोगों को गोलियां मारो, लोगों को काबू करो, लोगों को बूटों के नीचे दबा के रखो। इससे मुल्क नहीं चलते। मुल्क पॉलिसी के साथ चलते हैं। आप लोगों को सहूलियात देते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, फिर लोग पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं, अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। वो पैसा मुल्क के आगे बढ़ने की वजह बनता है। आप टैक्सेस ले रहे हैं या आप ले रहे हैं उधार, पूरी दुनिया से उधार ले लेकर तबाही फेर दी। बहरहाल जो पैसा आ रहा है उसको भी ऐसा लगता है लात मारने जा रहे हैं। इन्होंने नारे मारे थे नादरीन के बिजली हमने सस्ती कर दी है। आप सुने ना वफाकी वजीर को जो तवानाई के हैं, जिन्हें आजकल अवार्ड भी मिल रहे हैं, वो दावा करते हैं बार बार जनाब कि हमने बिजली सस्ती कर दी, पिछले साल की निस्बत सस्ती है। लेकिन ये सरकारी आदादोशुमार है, सनाउल्लाह खान साहब ने भी शेयर किए हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकारी आदादोशुमार हैं ये क्या बता रहे हैं? ये सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में मौजूदा